शिखर पर मिलेंगे। भाग 5 अध्याय 5 बुरी आदतें छोड़ें, अच्छी आदतें शुरू करें। HindiAudiobook.com। आदत से बचना। स्पष्ट रूप से धूम्रपान करने, शराब पीने, नशीली दवाओं का सेवन करने, कानून तोड़ने, स्वच्छंद संभोग करने, धोखा देने, चुगली करने, उंगली के नाखून कुतरने व ज्यादा भोजन करने की आदत कभी न लगाना बेहतर है, क्योंकि समूचे अमेरिका में परवाह करने वाले माता पिता एवं जिम्मेदार नागरिक इन मामलों के प्रति चिंतित हैं। तो आइए हम इन विनाशकारी आदतों से बचाव में मददगार कुछ दिशा निर्देशों पर गौर करें। बे सिटी टेक्सास में बे सिटी स्वतंत्र स्कूल जनपद के पाठ्यक्रम निदेशक सैम मिगलेटो ने यह टिप्पणी की कि यदि शिखर पर मिलेंगे के सिद्धांत 5वीं या 6ठी कक्षा के स्तर पर पढ़ाए जाएं, तो फिर यौन शिक्षा, नशीली दवाओं संबंधी शिक्षा एवं व्यवसाय संबंधी शिक्षा की जरूरत नहीं होगी। यह काफी भारी वक्तव्य है, परंतु मैं यह कह सकता हूं कि मिस्टर मिगलेटो एक पिता के रूप में अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बोल रहे थे, जिनकी बेटी इस दर्शन को पढ़ चुकी थी, और वह एक स्कूल व्यवस्थापक के रूप में अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे थे, जहां यह पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा था। वह महसूस करते हैं कि पहला कदम हमारे नवयुवकों को स्पष्ट मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ सदाचार करने के लाभ को समझाना है, और इस तरह यह समस्याओं का सामना करना तथा विनाशकारी आदतों को उनके शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना है। स्वाभाविक रूप से मैं इससे सहमत हूं। UCLA के डॉक्टर फॉरेस्ट टीनेट के अनुसार बुरी आदतों से, विशेषकर नशीली दवाओं से बचाव का दूसरा कदम बच्चों के नितंब पर थप्पड़ मारकर उन्हें चर्च ले जाना है। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि बहुत से उदारवादी नागरिक चिल्ला पड़ेंगे कि बच्चे पर अपना हाथ उठाना पुरातनवादी है, तथापि मनोवैज्ञानिक सामान्य रूप से सहमत हैं कि जब बच्चा समझ लेता है कि उनके कार्यों के प्रति उसे जिम्मेदार ठहराया जाने वाला है, तो उन कार्यों की कहीं ज्यादा परवाह करने लगता है। डॉक्टर टीनेट ने जर्मनी में GI लोगों में नशीली दवाओं की समस्या पर व्यापक अध्ययन किया, जहां पर अमेरिका में वियतनाम के बाद सबसे बड़ी ड्रग समस्या थी। उन्होंने पाया कि जहां नशीली दवाओं के प्रयोग का संबंध था, केवल 2 चीजें निश्चित रूप से इस मामले में निरोधक का काम करती थी। पहली थी बच्चे को 15 साल का होने की अवस्था तक कम से कम 50 बार धार्मिक स्थान पर ले जाना। दूसरी थी कि जब भी अवसर की मांग हो तो बच्चे को नियमित रूप से हल्के चपत लगाना। बाइबल में यह साफ तौर पर लिखा है कि यदि आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो यही प्रक्रिया अपनानी चाहिए। मनोवैज्ञानिक जेम्स डॉब्सन इस बात को गहराई से महसूस करते हैं कि बच्चे को अनुशासन के माध्यम से प्यार भरा आश्वासन दिए बिना जीवन में उतर जाने की आज्ञा दे देना सबसे अधिक विनाशकारी है। अनुशासन बच्चे को आश्वस्त करता है कि वह सार्थक है और आप उसे प्यार करते हैं, इसलिए इस आचरण के प्रति जो उनके अपने हित में नहीं है, आप उसे अनुशासित करते हैं। कदम नंबर 3, उदाहरण प्रस्तुत करना। जब मैं एक युवा पिता था और मेरी मां मुझसे बार बार कहती थी, बेटा तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कहने के बजाय तुम्हारे करने पर अधिक ध्यान देते हैं। उन माता पिता को जो अपने बच्चों की बहुत परवाह करते हैं, उन्हें उचित मिसाल पेश करनी चाहिए कि वे शराब न पिएं, धूम्रपान न करें, नशीली दवाओं का प्रयोग न करें या अनैतिक ढंग से न जिएं। इस बात के साफ सबूत हैं कि यदि माता पिता धूम्रपान करते हैं, व शराब पीते हैं, तो बच्चों द्वारा उनका उदाहरण अपनाने की काफी संभावनाएं हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, कुछ माता पिता अपने दिन की शुरुआत ऊर्जा देने वाली गोली खाकर करते हैं। इसके बाद अपनी नसों को शांत करने के लिए ट्रैंकुलाइजर लेते हैं, दिन में कुछ एस्पिरिन खाते हैं, रात के खाने से पहले कॉकटेल व सोने से पहले नाइट कैप लेते हैं, और जब उनके बच्चे नशीली दवाओं का सेवन करने लगते हैं तो वे आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि क्यों और कैसे उनके बच्चे, जिनके पास सब कुछ है, इस तरह की चीजें करने लगते हैं। चौथा कदम, मिथ्या प्रचार से लड़ना। तंबाकू और शराब उद्योग अपने प्रचार अभियानों में निसंदेह सर्वाधिक पैसा खर्च करने वाले व सर्वाधिक कल्पनाशील उद्योग हैं। बियर वाले लोग अपनी बियर को टीवी पर अत्यंत प्रभावपूर्ण व्यापारिक प्रचार करके बेचते हैं। वे खास तौर से किसी खिलाड़ी की शख्सियत को अपनी बियर को घर घर बिकवाने के लिए प्रयोग करने में सिद्धहस्त होते हैं, क्योंकि वे पूरी तरह से जानते हैं कि युवा वर्ग खिलाड़ियों में समरूपता देखता है। आखिरकार वे लोग इसका बेहद प्रचार करते हैं, और अगर वे सोचते हैं कि वे सब ठीक हैं और मजेदार हैं, तो स्पष्ट रूप से यह है। शराब उद्योग शानदार जीने के ढंग और विशेष योग्यता वाले व्यक्ति के माध्यम से उत्पाद बेचते हुए अपने सुझाव को कि आप मर्यादित मात्रा में शराब पिएं, पवित्रता से समायोजित कर लेते हैं।
सिगरेट के विज्ञापन इस बात पर जोर देते हुए कि यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आप फैशनेबल भीड़ के हिस्से हैं और परिष्कृत हैं, पुरुष एवं नारीत्व के विचार को बचाते हैं। यह मिथ्या प्रचार इतना प्रभावपूर्ण होता है तथा इतनी बार दोहराया जाता है कि बहुत से बच्चे 7 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही धूम्रपान करके देखने का निश्चय कर लेते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इन्हीं प्रचार तकनीकों की कृपा से नवयुवकों में शराब पीने की लत पिछले 5 वर्षों में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। प्रचार की सच्चाई। मैं मानता हूं कि हमें नाटकीय ढंग से सच्चाई के साथ इस मिथ्या प्रचार से लड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, क्या कभी आपने किसी बूढ़ी महिला को उसके होठों के बीच झूलती हुई सिगरेट के साथ देखा है, जब तक कि वह इसे हटाकर कई बार सांस न ले? अथवा क्या आपने किसी बूढ़े आदमी को निकोटीन के दाग वाली उंगलियों से मुंह में सिगरेट लगाते देखा है? इससे भी आगे, क्या कभी उसके कपड़ों पर झड़ती हुई राख को देखा है? अब जबकि आप इसके बारे में सोच चुके हैं, क्या धूम्रपान आपकी यौन संबंधी इच्छा और बहिष्कार को बढ़ाता है अथवा इसे घटाता है? साथ ही लड़कियां यह जान लें कि इस बात के अकाट्य प्रमाण है कि सिगरेट पीने से आपकी त्वचा रूखी और समय से पहले झुर्रेदार हो जाती है। अंकल सैम आग में घी डालते हुए तंबाकू पैदा करने वाले किसानों को लाखों डॉलर का फसल अनुदान हेतु अंशदान देते हैं। फिर लाखों डॉलर इस बात को सिद्ध करने पर खर्च किए जाते हैं कि धूम्रपान से कैंसर व हृदय रोग होते हैं। फिर अंकल सैम वह सैकड़ों लाख डॉलर कैंसर के उपचार हेतु सहायता के लिए खर्च करते हैं, जिसके कारण के लिए उन्होंने सबसे पहले मदद की थी। इसलिए अंकल सैम बहुत दबाव के साथ उस उत्पाद की बिक्री से लड़ने के लिए अतिरिक्त डॉलर खर्च करना चाहेंगे, जिसे वे अनुदान से बढ़ावा देते हैं। जाहिर है, मैं इसे बड़े संयमित शब्दों में कहता हूं, परंतु किसी को यह व्याख्या करते हुए सुनना कि हमें क्यों तंबाकू उगाने में सहयोग करना चाहिए, फिर प्रचार को प्रतिबंधित करना चाहिए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर सिगरेट पीने से हुए कैंसर से लड़ने के लिए कैंसर के शोध व उपचार के लिए अंशदान करना चाहिए, बड़ा हास्यास्पद लगता है। बच्चों को अपने लिए खुद देखने दें। बुरी आदतों से बचाव की दिशा में 5वां कदम बच्चों को फील्ड दौरे पर ले जाना है और उन्हें धूम्रपान, मदिरापान व नशीली दवाओं के सेवन का परिणाम देखने देना है। मेरा सुझाव है कि आप उस मरीज को देखने जाएं जिसे एम्फाइज्मा या फेफड़ों का कैंसर हो और अपने बच्चे को साथ ले जाएं। उसे उस व्यक्ति से बात करने का मौका दें जो एम्फाजाइमा अथवा फेफड़े के कैंसर से पीड़ित है तथा बच्चे को उनके द्वारा सांस लेने के लिए किए जा रहे प्रयासों को सुनने दें। स्वीकार करने के लिए यह बहुत कठिन है, परंतु याद रखें कि इस रोग के शिकार व्यक्ति ने एक सिगरेट से शुरुआत की थी। यह आपके बच्चे को तस्वीर का दूसरा रूप देखने का अवसर प्रदान करता है जो सिगरेट के विज्ञापन नहीं दिखाते। कैंसर का शिकार कोई भी व्यक्ति जो सिगरेट के विज्ञापन से प्रभावित हुआ था आपको बताएगा कि कैंसर में कोई आकर्षण, परिष्कार, यौन इच्छा, स्वाद या तनाव का कम होना नहीं है। यह सख्त बात है शायद, परंतु कभी कभी हमें बच्चों को यह बताने की जरूरत है कि बुरी आदतों के मामले में आपको कीमत अदा करनी ही पड़ती है। आप इन फील्ड दौरों में बच्चों की उपस्थिति में धूम्रपान करने वालों से बातचीत करके इस बात को और प्रभावी बना सकते हैं। धूम्रपान करने वालों से पूछें कि वे जो कुछ अब जानते हैं उसके बाद क्या वे फिर धूम्रपान करना शुरू कर देंगे। बहुत से लोग स्पष्ट रूप से यह कहेंगे कि वे अब कभी भी इस गलती को नहीं दोहराएंगे। कुछ विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। धूम्रपान करना, शराब पीना, नशीली दवाओं का सेवन करना, ज्यादा भोजन करना आदि ये सब भावनात्मक निश्चय है, तर्क पर आधारित निश्चय नहीं है। अधिकतर मामलों में नवयुवाओं को स्वीकृति के लिए एक भावनात्मक जरूरत थी जिसके बारे में उन्होंने महसूस किया कि ये काम या आदतें उसे प्रदान कर देंगी। यही कारण है कि माता पिता व बच्चे में प्यार और खुली बातचीत इतनी महत्वपूर्ण है। यह भी कारण है कि मैं आपसे शिखर पर मिलेंगे के सिद्धांतों को और साथ ही डॉक्टर जेम्स डॉब्सन की 2 पुस्तकों को, जिनका उल्लेख मैंने खंड 2 से पहले किया है, गले लगाने का आग्रह करूंगा। जब आपका बच्चा अपने आप को स्वीकार और अनुमोदित कर लेता है तो उसे दूसरों की स्वीकृति और अनुमोदन की जरूरत नहीं रहती। इसके अतिरिक्त जब हमारे ध्येय पूरी तरह से परिभाषित होते हैं तो हम अच्छी तरह समझ जाते हैं कि विनाशकारी आदतें इन ध्येयों तक पहुंचने की हमारी संभावनाओं को बहुत ज्यादा कम कर देती है और हम उस भविष्य के साथ जिसकी हमने ध्यानपूर्वक योजना बनाई थी खिलवाड़ करने से पहले बहुत बार सोच विचार करते हैं। यदि आप या आपके बच्चे जवान हैं और सामाजिक उत्सव में शराब पी लेते हैं तो मेरा आपको सुझाव है
कि घटिया किस्म की शराब की दुकानों पर जाएं, गटर में देखें और जो आप देखते हैं उसे याद रखें। फिर कुछ ए सभाओं में जाएं। आप जीवन के हर क्षेत्र के ऐसे बुद्धिमान व निपुण लोगों को देखकर चकित रह जाएंगे जिन्होंने सोचा था कि उनके साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब आप उनकी कहानी सुनेंगे तो आप अल्कोहल को, जो कि उतना ही हानि रहित, उतना ही परिष्कृत और उतना ही आनंददायक दिखता है जितना कि उसके विज्ञापन दिखाते हैं, दूसरी नज़र से देखने लगेंगे। जब आप अल्कोहल के आदी व्यक्तियों को उनकी कहानियां बताते हुए सुने तो याद रखें कि उनमें से हर एक ने एक ड्रिंक से शुरुआत की थी। याद रखें कि इस वर्ष 25,000 से अधिक लोग हमारे हाईवेज पर शराब पिए हुए लोगों द्वारा, जिन्होंने कि मूल रूप से एक ड्रिंक से शुरुआत की थी, मार डाले जाएंगे। अपने बच्चों को शराब की आदत के शिकार लोगों से पूछने दें कि उनमें से कितनों ने शराबी होने की योजना बनाई थी। मेरा मानना है कि इसका मर्यादित प्रभाव होगा। कोई नवयुवक जो नशीली दवाओं के आदी व्यक्ति को नशे की वापसी के लक्षणों से लड़ते हुए चीखते सुनता है और उन चीजों के जन्म स्थान के बारे में सरल सा जवाब सुनता है तो उसकी जिज्ञासा बहुत हद तक शांत हो जाती है। मेरा मानना है कि अपने बच्चों को किसी न्यायाधीश की अदालत में ले जाना, जहां पर वह किसी 14 वर्षीय आकर्षक लड़के या लड़की को उन चोरियों के लिए जो उन्होंने नशीली दवाएं खरीदने के लिए की थी, या यह सिद्ध करने की कोशिश में कि वे चूजे नहीं है, एक रोमांच हासिल करने के लिए की थी, सुधार गृह भेजने की सजा सुनाता है, काफी हद तक उसकी जिज्ञासा को शांत कर देगा। मैं यह स्वीकार करता हूं कि इसमें से कुछ कदमों का उठाना काफी कठोर है, पर जिसे आप प्यार करते हैं, हो सकता है कि उसका भविष्य दांव पर लगा हो। यह गंभीर है। विनाशकारी आदतों को तोड़ना। आइए अब देखें कि आप विनाशकारी आदतों, चाहे वह मोटापा हो, आदतन देरी से पहुंचना, अश्लील भाषा का प्रयोग करना, धूम्रपान करना, जल्दी गुस्सा आना, समलैंगिकता, मद्यपान से छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं। पहली व सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको करनी चाहिए वह यह निश्चय करना है कि यह आप और केवल आप ही कर सकते हैं। आपके पक्ष से इतनी प्रेरणा के बिना कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रणाली विशेष प्रभावी नहीं होगी। निश्चय कीजिए कि आप अपने जीवन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, आप मुक्त होना चाहते हैं और आप अपने जीवन में चीजें करना चाहते हैं, बजाय इसके कि चीजें आपके जीवन के साथ हो या घट जाएं। छोड़ने वालों की बातें ध्यान से सुनें। बुरी आदत को छोड़ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, परंतु दुर्भाग्य से परिणाम मजेदार और कहीं अधिक पारितोषिक देने वाले होते हैं। पूर्व धूम्रपान करने वाले, शराब पीने वाले, मोटे लोग आदि एक सुर में और प्रसन्नतापूर्वक अपने उन अतिरिक्त पौंड से छुटकारा पाने, खरपतवार को त्यागने और बोतल से अलग होने के बाबत अपनी खुशी व स्फूर्ति के अनेकानेक विवरण सुनाते हैं। पूर्व धूम्रपान करने वाला खाने के स्फूर्तिदायक जायके, हवा, कपड़ों में फर्नीचर की स्वच्छ गंध के बारे में बात करता है। वे उस आदत को जो उनके जीवन के 2 से लेकर 10 वर्ष तक कम कर देती है और उनके जिंदा रहने में से बहुत सारा जीवन ले जाती है, छोड़ने के बाद पाए नए आत्मविश्वास व संतुष्टि के बारे में बात करते हैं। जब आप यह निश्चय कर लें कि आप और समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं तो पूर्व धूम्रपान करने वालों की बातें ध्यान से सुनें कि वे इस एहसास से कितने जोश में हैं कि उनके पास जीने के लिए और अतिरिक्त वर्ष हैं तथा वे अपने धन का उपयोग विनाशकारी उद्देश्यों के बजाय सार्थक कार्यों में कर रहे हैं। यदि आप मोटापे से ग्रस्त हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप वजन कम करने वालों या अधिक भोजन करने वालों की गुमनाम सभाओं में जाएं तथा उन लोगों को सुनें जिन्होंने 50 से 350 पौंड वजन कम किया है। उन्हें इसके लिए किए गए संघर्षों व संघर्षों के बाद प्राप्त पारितोषिकों के बारे में बताते हुए ध्यान से सुनें। उनके द्वारा उचित दाम पर खरीदे गए नए सूट से प्राप्त खुशी के बारे में बातें सुनें। उन्हें अपने जीवन में नए पाए रोमांस और रोमांच के बारे में बातें करते हुए सुनें कि किस प्रकार वे बिना घुरघुराहट के अब अपने जूते के फीते बांध लेते हैं और एलिवेटर का इंतजार किए बिना सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। उन्हें यह बताते हुए सुनें कि किस प्रकार अब उनके छरहरे आकार की प्रशंसा की जाती है, जबकि पहले उनके साथी लोग उन पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे और बहुत से अनकहे शब्दों से, जो कि अक्सर उनके दिमाग में होते थे, उनकी अवहेलना किया करते थे। उन त्यागने वालों की बातें सुनें जिन्होंने अधिक भोजन करना त्याग दिया और इससे आपको भी अधिक भोजन करने की आदत को त्यागने में मदद मिलेगी। शराब छोड़ने वाले अपने नए मित्रों के बारे में बात करते हैं और इस बारे में कि किस प्रकार उन्होंने अपने पुराने दोस्तों को वापस पा लिया। वे अक्सर अपनी गीले आंखों के साथ आपको अपने पुनः प्राप्त परिवार के बारे में
लंबे समय तक अवरोधित करियर के बारे में, नए आत्मसम्मान के बारे में, नए सामाजिक जीवन के बारे में और अपनी निजी राह बनाकर प्राप्त कार्य संपन्नताओं के बारे में बताते हैं। त्यागने वाला होकर आप विजय प्राप्त करते हैं। यह काफी रोचक बात है कि इन लोगों में से बहुत से अपनी बुरी आदतों को बिल्कुल उसी ढंग से त्यागते हैं जिस ढंग से उन्होंने वे पाई थी, जीवन में सकारात्मक ध्येयों वाले सही लोगों का साथ पाकर। यह जानकारी काफी दिनों से शराबियों के मामले में गुमनाम शराबियों के जरिए और अभी हाल ही में आदत से विवश जुआरियों के मामले में गुमनाम जुआरियों के जरिए और मोटे व्यक्ति के लिए वजन संतुलित करने वाले TOPS के जरिए प्राप्त की गई है। इस बात के कारण बहुत से हैं कि सब चीजें नाकामयाब हो जाने के बाद ये संस्थाएं कारगर हो जाती है। शराबी, आदत से जुआरी या मोटा व्यक्ति अचानक ऐसे लोगों के ग्रुप में पहुंच जाते हैं जो उस समस्या को कोड़े मारने में सफल हो रहे हैं और कभी उन्हें कोड़े मार रही थी। वे ऐसे परवाह करने वाले लोगों के साथ और पास हैं जिन्हें हार की कड़वाहट और जीत की मिठास मालूम है। मैंने यह कर दिया और इसलिए तुम भी इसे कर सकते हो कि मशहूर कहानियां इन आदतों के शिकार लोगों को विश्वास और सहयोग देती है जिसकी उन्हें जरूरत है। सही सोच के परिवेश की आशावादिता, उत्साह और प्रोत्साहन से घिरे होने पर परिणाम आश्चर्यजनक होते हैं। मैं बार बार और हर बार यही कहूंगा कि आपका साथ आपकी आदतों को अवश्य प्रभावित करता है और आप सफलता, स्वास्थ्य व प्रसन्नता आदि की कीमत अदा नहीं करते, बल्कि आप कीमत का आनंद लेते हैं। एल्कोहलिक एनोनिमस के मामले में 2 और प्रभावकारी बातें शामिल हैं। सबसे पहले शराब के आदी व्यक्ति को इस बात का पूरा एहसास करा दिया जाता है कि वह अपनी शराब की लत के बारे में खुद कुछ भी नहीं कर सकता। वे मजबूर हैं और यह इस वजह से नहीं है कि वे शराब पीना छोड़ना नहीं चाहते। कोई भी समझदार व्यक्ति शराब का आदी होना तथा खुद के लिए व अपने परिवार के लिए पीड़ाएं लाना नहीं चाहेगा। जब शराबी व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे और अधिक शक्ति की मदद लेनी चाहिए तो वह समस्या को सुलझाने की राह पर चल पड़ता है। वे ईश्वर के बारे में यह कहते हैं, ईश्वर वही है जैसा आप उसे समझते हैं, क्योंकि मैं किसी उस प्रतिबंध से बंधा हुआ नहीं हूं जिससे वे बंधे हुए हैं। मैं ईश्वर को काल कहता हूं। जब तक शराब का आदी व्यक्ति इस नतीजे पर नहीं पहुंच जाता, उसकी बीमारी ठीक होने की संभावनाएं बहुत कम है। यही बात सख्त रूप से नशीली दवाओं के आदी व्यक्तियों पर भी लागू होती है। न ही AA और इसके सदस्य शराब के आदी व्यक्तियों को इस तरह की दुनिया भर की बेतुकी बातों पर अटके रहने की अनुमति देते हैं। शराब के लती व्यक्ति यह स्वीकार करने के लिए बाध्य किए जाते हैं कि उन्हें शराब पीने की लत इसलिए है क्योंकि वे एक अवधि से बहुत अधिक शराब पीते रहे हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से जब एक व्यक्ति से इस तथ्य का आमना सामना करा दिया जाता है कि चाहे किसी बहाने को भी लेकर उसने इस विनाशकारी आदत की शुरुआत की हो, वह अकेला ही है जिसे इसके नतीजे भुगतने हैं। जब वह समझ जाता है और अपने व्यवहार की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है तो उसके द्वारा इस आदत को तोड़ने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया जाता है। कई बार उस व्यक्ति का वास्तविकता से आमना सामना कराया जा सकता है कि उसकी इस आदत को शुरू करने का कारण अब विद्यमान नहीं है। उदाहरण के लिए हो सकता है उसने असुरक्षा के कारण और उसके साथियों द्वारा उसे स्वीकार किए जाने की जरूरत के कारण धूम्रपान करना, कोसना, जुआ खेलना, शराब पीना व नशीली दवाओं का सेवन करना आदि शुरू किया हो। इस एहसास के साथ कि अपनी स्वस्थ छवि के निर्माण से वह व्यक्ति इन विनाशकारी आदतों के कारण से मुक्त हो जाता है तथा उसके द्वारा इसे छोड़ देने की संभावना बढ़ जाती है। एक फुर्तीला नौजवान, शायद एक खिलाड़ी, ऊर्जा की बहुत बड़ी मात्रा खर्च करता है और उसे भोजन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तथापि जब शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है तो अधिक भोजन की आवश्यकता तब नहीं रहती, परंतु अधिक मात्रा में खाने की आदत बन चुकी होती है। उसकी वर्तमान जरूरतों और सर्वोत्तम हितों के प्रति पूर्ण जागरूकता उसकी पूर्ववर्ती जरूरतों की पूर्ति करने की उसकी आदत को उसकी वर्तमान समस्याओं से निपटने हेतु बदलने में बहुत सहायक होती है। तीसरा कदम प्रतिस्थापन है। वास्तव में किसी आदत को खत्म कर देने जैसी कोई चीज नहीं होती। आप सिर्फ एक बुरी आदत के स्थान पर एक अच्छी आदत प्रतिस्थापित कर लेते हैं। शराब का आदी व्यक्ति आशावादी, समर्पित, परवाह करने वाले दोस्तों को आशा व प्रोत्साहन के सकारात्मक परिवेश में नशा, बार ऊब, आवारागर्द लोग एवं पेट में दर्द, जो कि शराबी के लगातार मानसिक व शारीरिक साथी होते हैं, के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देता है। मनोवैज्ञानिक रूप से जब आप किसी बुरी आदत अथवा आदतों को खत्म करना शुरू करते हैं
तो उस खालीपन को भरने के लिए किसी नई गतिविधि अथवा आदत को पाना महत्वपूर्ण है। जब शराब का आदी व्यक्ति शराब पीने की बुरी आदत छोड़ने का परिणाम देखता है और दूसरे शराबियों के जीवन में साथ ही साथ उसके अपने जीवन में आ रहे बदलावों को देखता है, तो वह अपने लिए नए लक्ष्य निर्धारित करता है एवं पहली बार वह उन लक्ष्यों तक खुद को पहुंचता हुआ देखता है। क्योंकि बुरी आदतें आपके दिमाग में होती है, मैं आपको वापस इस खंड के अध्याय 3 पर ले जाता हूं। अपने दिमाग को छपे हुए पृष्ठ से व बोले हुए शब्दों से अच्छे, स्वस्थ, प्रेरक, विश्वास पैदा करने वाले आप इसे कर सकते हैं संदेशों से भरने में व्यस्त रखें। आप एक ही समय में 2 चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। अपने दिमाग को सकारात्मक काम में लगाकर आप बुरी आदत के लिए तीव्र इच्छा के स्थान पर लंबे समय तक रहने वाली सफलता व खुशी की इच्छा के साथ अपने चरित्र के निर्माण को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, अपनी आदतों के मामले में गैर बुद्धिमत्ता का परिचय न दें, बल्कि परिपक्वता या बुद्धिमानी की आकांक्षा करें तथा अपने दिमाग को स्वस्थ व भावनाओं को सकारात्मक विचारों पर केंद्रित रखें। बुरी आदत को छोड़ने के लिए मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि आप नियमित रूप से आत्म छवि वाले खंड की समीक्षा करें। इससे आपको लगातार यह याद रहेगा कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं। आप बुरी आदत के छोड़ने से जुड़े पुरस्कारों के भी योग्य हैं। वापसी ध्येयों पर आधारित खंड पर जाएं, पहुंचना और देखना सीखें। अपने आप को उस विनाशकारी आदत से मुक्त रूप में देखें। अपने आप को विजयी होते देखें और आप विजयी होने की दिशा में एक लंबी छलांग लगा लेंगे। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि किसी बुरी आदत को रोकने का सर्वोत्तम तरीका उसे कभी शुरू न करना है। अगर आप वह पहली सिगरेट न पिएं, वह पहला ड्रिंक न लें, वह पहला छोटा सफेद झूठ न बोलें, ऑफिस के उस अच्छे पुरुष या महिला के साथ लंच में या काम के बाद वह हानि रहित कॉफी का प्याला न पिएं, वह अश्लील या समलैंगिक साहित्य पहली बार न पढ़ें, वह एक लॉटरी का टिकट न खरीदें या पहली बार वह स्कूल में धोखा न दें, तो फिर हमें अपनी अंतिम आदतों की जो उन शुरुआती कार्यों का नतीजा होती है, कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपकी कोई विनाशकारी आदत है तो आपको मुझे या किसी और को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपको उन आदतों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी। आप जो वाकई जानना चाहते हैं वह यह है कि उसे रोका कैसे जाए। पुनः सबसे अच्छा, सबसे सरल और सबसे निश्चित तरीका ईश्वर से मदद मांगना है। अच्छी आदतों को झपट लें। इस खंड के दूसरे अध्याय में मैंने काफी विस्तार के साथ सुबह उठने की विधि के बारे में बताया था। मेरे निर्णय के मुताबिक यह एक अच्छी आदत है। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि जब आप किसी प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं, जैसे कि सुबह उठने वाला कार्यक्रम, तो कुछ मायनों में यह मुश्किल होगा। यह एक ऐसी आदत है जिसे झपटने के लिए आपको स्वयं को बाध्य करना होगा। फिर आपको इसे संभाले रखना होगा। कुछ दिनों के बाद एक दिलचस्प चीज होने लगेगी। यह अपेक्षाकृत आसान लगने लगेगा, यहां तक कि इसमें आनंद आने लगेगा। इसे 21 दिनों तक करें और आपको एक अच्छी आदत पड़ जाएगी। इसके नतीजे इतने अच्छे होंगे कि आप एक अलग दुनिया में रहना शुरू कर देंगे। आप एक प्रसन्न, अधिक प्रेरित, स्फूर्त और उत्साही व्यक्ति हो जाएंगे। किसी भी अच्छी आदत को सावधानीपूर्वक गौर से देखें और उसे हासिल करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। शिखर पर मिलेंगे के खंड 4 में मैंने ध्येयों के निर्धारण का बड़ी बारीकी से विवरण किया है। मैंने बताया है कि जब मैंने अपने दौड़ने के कार्यक्रम की शुरुआत की तो इस आदत को हासिल करना बहुत अधिक मुश्किल था। मुझे वस्तुतः दौड़ने के लिए उस पहले दिन, दूसरे दिन व तीसरे दिन अपने आप को बाध्य करना पड़ा था। तथापि जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे तो सुबह उठकर दौड़ना आसान होता गया। यह आसान हो गया क्योंकि मैंने इसे संपन्न करने की खुशी महसूस करना शुरू कर दी। अब जब कभी किसी अपरिहार्य कारणों से मेरे लिए दौड़ना मुश्किल या कभी कभी असंभव हो जाता है तो मुझे दुख होता है। अन्य अच्छी आदतों की ही तरह दौड़ने और व्यायाम करने की आदत डालना मुश्किल थी। तथापि जब हम मुश्किल आदतें हासिल करते हैं तो वे मजेदार आदतें हो जाती है। खासतौर पर जब हम यह याद करते हैं कि आज मुश्किल चीजों को करना हमें कल बड़ी चीजों को करने के लिए तैयार करेगा। आप इसके लिए स्वयं के ऋणी हैं। धन की बचत करना दूसरी अच्छी आदत है। शुरू में आपको अपने अन्य बिलों का भुगतान शुरू करने से पहले खुद को भुगतान करने के लिए बाध्य करना पड़ेगा। परंतु मैं आपको बता दूं कि आपकी कितनी भी आमदनी हो, आपकी पहली जिम्मेदारी अपने कमाए गए हर डॉलर के एक हिस्से को अपने लिए और अपने भविष्य के लिए बचाना है।
बचत की उत्तेजना आपके खाते में जुड़ते हुए हर रुपए के साथ बढ़ती है। जल्दी ही यह अच्छी आदत आप में समाहित हो जाती है और आपका हिस्सा बन जाती है। यह आप में स्थायी रूप से समाहित हो जाती है जब, जैसा कि चीनी लोग कहते हैं, आपके बच्चों के बच्चे हो जाते हैं और फिर उन बच्चों के बच्चे हो जाते हैं। हाँ, धन की बचत करना एक अच्छी आदत है, परंतु शुरू में आपको महंगी जिंदगी के लिए इसे झपटना और थामे रखना चाहिए। शुरुआत में बहुत बार ऐसा होगा जब आप इस बार खुद को भुगतान न करने के लिए ललचाएंगे, क्योंकि मैं किसी बात के समर्थन में कहने की अपनी पूरी निपुणता के साथ आपसे यह कहूंगा, बचत न करने का कारण कितना भी अच्छा हो, यह बचत करने की आदत को मजबूती के साथ स्थापित करने के कारण से अच्छा नहीं हो सकता। बहुत वर्ष पहले याजू सिटी मिसिसिपी में मेरे प्रथम नियोक्ता ने कहा था कि यदि मैं हर हफ्ते कुछ डॉलर्स पर गुजारा कर सकता हूं तो उससे 10% कम डॉलर्स पर मैं भूखा नहीं मरूंगा। स्पष्ट रूप से उसका कथन ठीक था। उसका यह कहना भी सच था कि धन बचाने की योग्यता चरित्र का एक मजबूत लक्षण है, और यदि आप अपनी वर्तमान आय में से कुछ नहीं बचाते तो आप अपनी भावी आय में से भी कुछ नहीं बचा पाएंगे। समस्त सफलता के दार्शनिक इस बात पर एकमत हैं कि यदि आप अपने ऊपर सौभाग्य को मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से धन बचाने की पूरी जरूरत है। जब आपके जीवन में व्यापार के अवसरों या इसके विपरीत परिस्थितियों का प्रवेश होता है तो केवल धन ही उस समय महत्वपूर्ण हो सकता है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस समय के सुखों को त्यागने हेतु स्वयं को अनुशासित करने के लाभ उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शालीनता, प्रसन्नता एवं उत्साह सब अच्छी आदतें हैं। आप मिलने वाले हर व्यक्ति के प्रति शालीन, प्रसन्न व उत्साही होने के लिए वस्तुतः स्वयं को बाध्य कर सकते हैं। जब आपने स्वयं को ऐसा करने के लिए कुछ समय के लिए बाध्य कर दिया तो फिर यह आपकी आदत बन जाती है। मुस्कुराना एक आदत है। कभी कभी कोई कह सकता है कि उसे अविश्वसनीय मुस्कुराहट नापसंद है। व्यक्तिगत रूप से मैं विश्वसनीय खींच की तुलना में अविश्वसनीय मुस्कुराहट अधिक पसंद करूंगा। क्या आप नहीं करेंगे? सौभाग्य से एक बार जब आप किसी भी प्रकार की कुछ मुस्कान मुस्कुरा लेते हैं तो आपको यह आदत पड़ जाती है, तो मुस्कुराहट अविश्वसनीय होना बंद हो जाती है। याद रखें, विलियम जेम्स ने गाने के बारे में क्या कहा था, वही बात मुस्कुराने के बारे में भी सच है। हम इसलिए नहीं मुस्कुराते कि हम खुश हैं, बल्कि हम खुश हैं क्योंकि हम मुस्कुराते हैं। आपको मुस्कुराना चाहिए। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि लोग आपके प्रति वैसे ही प्रतिक्रिया करेंगे जैसी क्रिया आप उनके प्रति करेंगे। आप उनकी ओर देखकर मुस्कुराएं और वे वापस आपकी ओर देखकर मुस्कुराएंगे। उनकी ओर क्रोध भरी निगाहों से देखें और वे वापसी आपकी ओर क्रोध भरी नजरों से देखेंगे। जैसे जैसे आप मुस्कुराने के लाभ ढूंढने लगेंगे, आपको एक अच्छी आदत पड़ जाएगी। इस प्रक्रिया में आपकी मुस्कुराहट बिल्कुल स्वाभाविक हो जाएगी, क्योंकि यह आपकी आंतरिक अनुभूति की एक बाह्य अभिव्यक्ति होगी। अतिरिक्त लाभ के रूप में आप यह भी पाएंगे कि मुस्कुराहट वह छोटा सा मोड़ है जो बहुत सी चीजों को सीधा कर देता है। आशावादी होना, अपनी पत्नी या अपने पति के प्रति ध्यान देना या धर्म स्थान जाना भी अच्छी आदतें हैं। अच्छी आदत के बारे में एक उत्साहवर्धक बात यह है कि हर अच्छी आदत का कोई दोस्त या साथी होता है। एक अच्छी आदत अपनाइए और आपको स्वतः बोनस के रूप में एक अतिरिक्त अच्छी आदत मिल जाएगी। उदाहरण के लिए, धन की बचत करने से आपकी सुरक्षा बढ़ती है, जो आपको अतिरिक्त विश्वास देती है, जिससे तनाव मुक्त व मित्रवत होना आसान हो जाता है। शुरुआत में आपको इन सब अच्छी आदतों पर मेहनत करनी पड़ सकती है, परंतु इनका प्रभाव आप पर व आपके आसपास रहने वाले व्यक्तियों पर इतना आश्चर्यजनक होगा कि जल्दी ही आपको इन पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वे अच्छी आदतें आपके लिए काम करने लगेंगी और यही वह चीज है जिससे कामयाबी और खुशी बनी होती है। हाँ, आदतें या तो आपको बना देंगी या तोड़ देंगी। अच्छी आदतें हासिल करना मुश्किल होता है, परंतु उनके साथ रहना आसान होता है। बुरी आदतें हासिल करना आसान होता है, परंतु उनके साथ रहना मुश्किल होता है। वास्तविकता में जैसा कि जीवन में सब अच्छी चीजों के साथ होता है, यह हमारे द्वारा किए गए चुनाव पर निर्भर करता है। हम प्रसन्न, स्वस्थ, खुशमिजाज, शालीन व सफल होना चुन सकते हैं। जब हम अपनी आदतें चुनते हैं तभी यह चुनाव कर लेते हैं। जब हम आदतें बना लेते हैं तब वे हमें बनाती हैं। सच कहा गया है, हम अपने चरित्र का निर्माण हर रोज इकट्ठा की गई आदत की ईंटों से करते हैं। हर ईंट एक छोटी सी चीज लग सकती है, परंतु इससे पहले कि हमें इसकी जानकारी हो पाई, हम उस घर को शक्ल दे चुके होते हैं जिसमें हम रहते हैं।
किसी ने कहा है कि कामयाबी और खुशी मंजिलें नहीं है, वे पूरी यात्रा है। जीवन स्फूर्तिदायक है और शिखर के लिए यात्रा हर पायदान पर आपके लिए और अधिक स्फूर्तिदायक होगी। यह शाश्वत रूप से सत्य है कि हम अपने लक्ष्य के जितने करीब पहुंचते हैं, उतनी ही हमारी समाप्ति की रेखा को सूंघने की संभावना हो जाती है और हमारा उत्साह बढ़ता जाता है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप काफी हद तक इस स्फूर्ति को अनुभव कर रहे हैं। जब आप शिखर पर जाने वाली सीढ़ियों की ओर देखते हैं और खुद को चौथे नंबर के पायदान पर खड़ा पाते हैं, तो यहाँ पर हम चौथे नंबर की पायदान पर हैं और कल के वे एग्जीक्यूटिव स्वीट्स हमारे लिए अपने तमाम पुरस्कारों को थामे हुए और अधिक नजदीक होते जा रहे हैं। मुझे आप पर गर्व है कि आप इतनी दूर तक आ चुके हैं। मुझे इस बात पर और अधिक गर्व है कि आप शिखर पर पहुंचने की अपनी चढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। मैं आपको याद दिला दूं, तथापि जैसा कि मैं आपसे खुद को और अधिक श्रेष्ठता के लिए प्रतिबद्ध करने का आग्रह करता हूं, आप ट्रिगर पेजों का प्रयोग करना जारी रखें। अब मैं सोचता हूं यह थोड़ा सा जोश दिखाने का वक्त है, तो शिखर की सीढ़ियों वाले पृष्ठ पर जिसमें वह छोटा सा आदमी आपका प्रतिनिधित्व करता है, आप बड़े बड़े अक्षरों में आह क्यों नहीं लिखते? चलिए लिखिए, यह आपकी अपनी पुस्तक है। आपकी प्राकृतिक रुचि नहीं, बल्कि आपका नजरिया आपकी ऊंचाई निर्धारित करता है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।